जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स और कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडल्स से पहले जो टॉपिक हैं उनको देखा था। आज हम कंप्रेसिबिलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और इजी तरीके से सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है उसको अगर हम देखें तो वो है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ध्यान से समझिएगा गाइज कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो इंक्रीजिंग प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशो होता है। अब इंक्रीजिंग प्रेशर ये क्या है? हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एक पिस्टन है, तो ये हुआ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस पिस्टन पर हमने एक फोर्स लगाया। हमने देखा कि इनिशियल वॉल्यूम इसका V है। जैसे ही हमने इस पर एक प्रेशर फोर्स लगाया, ये पिस्टन यहाँ पर हमें शो होती है। अब ये पिस्टन जब यहाँ पर शो हुई तो इसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, तो जो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ हमने मान लिया कि वो है dV। अब हम जानते हैं कि जो स्ट्रेन होती है वो होती है चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशंस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम अच्छी तरीके से जानते होंगे कि dV अपॉन V होती है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूम चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। और इंक्रीजिंग प्रेशर का मतलब ये है कि पहले जो प्रेशर उस पर एक्ट हो रहा था उसमें से dP, यानी कि हमने कुछ इंक्रीज़ किया तो इंक्रीजिंग प्रेशर होता है dP और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है dV अपॉन V। और गाइज ये माइनस का साइन जो है ये केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम लिख देंगे कि माइनस साइन इंडिकेट ओनली डिक्रीजिंग वॉल्यूम। तो के जो बल्क मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा, dP अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dV अपॉन V, और वो आएगी हमारे माइनस में। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू माइनस ये V हमारा dP के पास चला जाएगा, तो V dP अपॉन dV ये होता है बल्क मॉडुलस। और इसकी जो यूनिट निकल करके आती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गाइस यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें यूनिट पर एक नंबर जो है एग्जामिनर वो आपका कट कर सकता है, इसलिए यूनिट को ध्यान रखिएगा। और जब भी आप न्यूमेरिकल्स वैल्यू निकालें तो उसमें यूनिट्स को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को देख लेते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी कुछ नहीं होता है, वो होता है बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। बस आप बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, आपको कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी। तो 1/k हम कर देंगे और k की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे -V dP अपॉन dV। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -dV अपॉन dP, और माइनस ये साथ चलेगा ही क्योंकि हम पता है जो हमारा माइनस है वो साइन किसको इंडिकेट करता है, वो करता है वॉल्यूम डिक्रीजिंग को। और जब ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है तो इसकी जो यूनिट है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हमारे पास यूनिट थी बल्क मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस टेंशन। अब देखिएगा सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन ये है, द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ लिक्विड इन कांटेक्ट विद ए गैस। द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन कांटेक्ट विद ए गैस या एयर, ठीक है। मीनिंग ये है इसका कि जो लिक्विड का सरफेस है, अगर उस पर एक टेंसाइल फोर्स हम एक्ट करा रहे हैं, वो एक्ट हो रहा है, और वो जो है गैस के या एयर के कांटेक्ट में है, जो लिक्विड है उसका जो ऊपर का सरफेस है वो गैस के या फिर एयर के कांटेक्ट में है, तो जो उस पर टेंसाइल फोर्स लगता है वही उसमें सरफेस टेंशन होगी। या फिर सरफेस बिटवीन टू लिक्विड्स जो इमिसिबल
इमिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं, इमिसिबल का मतलब ये होता है कि जो आपस में मिक्स ना हो, उनकी लेयर के बीच में जो भी हमारे पास टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। मतलब एक उसके जो सरफेस होता है, सरफेस पर एक तनाव पैदा होता है, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। और इसको गाइस डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। ये सिग्मा होता है, इसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। और ये सरफेस टेंशन हमें 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए हमारे पास होता है सिग्मा इक्वल टू PD/4, जिसमें P क्या है? प्रेशर है, D हमारे पास डायमीटर है, जो भी हमें शेप दिया हुआ होगा ड्रॉपलेट का डायमीटर, और अपॉन में 4 होता है। इसके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर होती है गाइज। यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर होती है। सेकंड है हॉलो बबल। हॉलो बबल में हम क्या देखते हैं कि जो सरफेस टेंशन होती है वो PD/8 होती है। यूनिट हमेशा सबकी सेम ही रहेगी, जो भी हमारे पास सरफेस टेंशन है उसकी हमेशा यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है, ना कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। थर्ड हमारे पास आता है लिक्विड जेट, और लिक्विड जेट में हम ये देखते हैं कि सरफेस टेंशन जो होती है वो PD/2 होती है। तो गाइज इनको ध्यान रखिएगा, इनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए PD/4 होता है, हॉलो बबल के लिए PD/8 होता है, और लिक्विड जेट के लिए PD/2 होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैपिलरिटी। देखिए गाइस, कैपिलरिटी क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज ए फेनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन ए स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। यानी हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फेनोमिना है जो लिक्विड का सरफेस जो है राइज करता है या फिर फॉल करता है। किसमें? एक स्मॉल ट्यूब में, जो स्मॉल ग्लास ट्यूब हमारे पास एक रहती है, उसमें सरफेस डाउन और सरफेस राइज, जो मतलब सरफेस फॉल होता है और उसका सरफेस अगर हमें फॉलिंग में दिखाई दिया या फिर राइजिंग दिखाई देता है तो उस फेनोमिना को हम कैपिलरिटी बोलते हैं। अब जो हमारे पास लिक्विड है उसको हम किस तरीके से कैपिलरिटी में देखते हैं, तो वो ये है, एक होता है कैपिलरिटी राइज। अब मान लीजिएगा हमारे पास ये एक टैंक है, उसमें ये सिंपल लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। वाटर भरा हुआ है तो इसमें हमने क्या किया, देखो एक हमारे पास ट्यूब होती है जो एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब होती है, जो जिसे हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज इसमें ध्यान रखिएगा कि कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत कम स्मॉल डायमीटर की होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, इस लिक्विड में इंसर्ट कराते हैं, और जैसे ही हम इस लिक्विड में इंसर्ट कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर वाटर है तो वो क्या करेगा, इस ट्यूब में ऊपर के साइड राइज होगा, ठीक है, वो इसमें राइज होगा, और इसका जो सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, ये हाफ सर्किल बनेगा। और यहाँ से इसके जो सर्किल्स से हम एक फोर्स देखेंगे जो हमारे पास ये आते हैं, तो यही हमारे पास सरफेस टेंशन हमको मिलती है, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा। और सरफेस टेंशन और ग्लास के, जो हमारे पास ग्लास ट्यूब है उसके सरफेस से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम थीटा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा गाइज, जो लिक्विड राइज हुआ उसके राइजिंग सरफेस से और जो उसका जनरल सरफेस है वाटर का, वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम एच, और इसी को हम बोलते हैं कैपिलरिटी हाइट। और कैपिलरिटी हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। क्या होता है? एच इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। नेक्स्ट देखते हैं कैपिलरी राइज। अब कैपिलरी राइज में क्या होता है कि हमारे पास वही एक सेम टैंक है, उसमें हमने अब की बार क्या रख दिया, Hg, जो हमारे पास मरकरी होती है हमने उसको रखा हुआ है। तो मरकरी क्या है कि एक विस्कस फ्लूइड होता है, एक विस्कस फ्लूइड है, तो हमने जैसे ही उस कैपिलरी ट्यूब को इस मरकरी के अंदर इंसर्ट कराया तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा लिक्विड लेवल है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, ठीक है, वो मतलब फॉल होता है। अब अगर हमारा लिक्विड जो है वो फॉलिंग कंडीशंस में दिखाई देगा तो जो भी हमारा यहाँ पर सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से हम स्ट्रेस देखते हैं तो स्ट्रेस हमारी इस कंडीशंस में आती है, तो जो भी सरफेस होगा ग्लास ट्यूब का और इस स्ट्रेस के डायरेक्शन पर, ठीक है, इस स्ट्रेस के लाइन ऑफ एक्शन पर जो भी एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, थीटा। अब इसको हम थीटा बोलते हैं, तो थीटा की कुछ वैल्यू भी होंगी। तो देखिएगा गाइज, ये नोटिंग पॉइंट है, वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन वाटर एंड क्लीन ग्लास
इज़ ए अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0। अगर कैपिलरी राइज है तो वाटर देखिएगा, वाटर और क्लीन ग्लास के बीच अगर हमको एंगल लेना है, अगर हमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू में नहीं दिया हुआ है तो हमें अपने हिसाब से जो भी याद रखना है वो है थीटा इक्वल टू 0। देखिएगा गाइज, वाटर और क्लीन ग्लास के बीच अप्रॉक्सीमेट एंगल थीटा 0 होता है। और कैपिलरी राइज में मरकरी होती है, तो मरकरी और क्लीन ग्लास में जो थीटा एंगल बनाएगा वो 128 होता है। यदि न्यूमेरिकल्स में वैल्यू दी हुई है तो हम वही वैल्यू रखेंगे, अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो गाइज इनको ध्यान रखिएगा, इन्हीं वैल्यू को रख कर के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्कल्स लॉ, और पास्कल्स लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शंस। मीनिंग ये है कि सभी डायरेक्शंस में अगर हम देखें कि ये डायरेक्शन इसका एक्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसका वाई डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसका जेड डायरेक्शन है, तो अगर ये फ्लूइड स्टैटिक है, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब होता है कि नॉन फ्लो, इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये स्टैटिक है, वेलोसिटी इसकी 0 है, कहीं पर ये फ्लो नहीं कर रहा है, तो किसी पॉइंट पर हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर देखें तो उस पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो भी प्रेशर होगा वो सेम हमको मिलता है। इसीलिए इसने कहा था इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर की वैल्यू होती है एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर इन स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है, ऑल डायरेक्शंस इज इक्वल, सभी डायरेक्शंस में इक्वल होती है, इसीलिए हमने लिखा है पी एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस पी जेड। ठीक है गाइज, आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एक नोटिंग पॉइंट होता है, इसको याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और थियोरेटिकल प्रॉब्लम में आपको ये बताएगा कि जो प्रेशर होता है वो स्टैटिक फ्लूइड में किस तरीके से इंक्रीज होता है। तो प्रेशर में जो इंक्रीमेंट आता है वो आता है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वर्टिकली डाउनवर्ड अगर हम उस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो जो भी हमारे पास प्रेशर होगा उसमें इंक्रीमेंट दिखाई देगा। ठीक है गाइज, तो स्टैटिक फ्लूइड में जो पास्कल्स लॉ हमें बताता है कि किसी एक पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है एक्स वाई जेड, यानी कि ऑल डायरेक्शंस में, लेकिन अगर हम उसी पॉइंट को वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट करें तो हमारा जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज दिखाई देता है। बट राइट और लेफ्ट में अगर इस पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे जो प्रेशर है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज जो हमारा लिक्विड सरफेस है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो लिक्विड सरफेस है वो सेम होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ से ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर हमारा जो प्रेशर होगा वो अलग दिखाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड है और फ्लूइड का जो लिक्विड का जो सरफेस है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, तो किसी भी पॉइंट पर राइट में या लेफ्ट में उसको खिसका दें, कोई हमारे पास पॉइंट है उसको राइट लेफ्ट में अगर हम शिफ्ट कर दें तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन डाउनवर्ड अगर उसको हम शिफ्ट करें, वर्टिकल डाउनवर्ड शिफ्ट करें तो प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज मिलेगी। आगे चलते हैं कि जो प्रेशर होता है वो ρg h होता है, और इसमें से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो P अपॉन ρg हमें मिलता है, और जहाँ पर h क्या है वो प्रेशर हेड है जो मीटर में होता है, और P है हमारे पास प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ऊपर हमें प्रेशर मिलता है वो है हमारे पास, और जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास प्रेशर की यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विद एयर, याद रखिएगा गाइज, विद एयर वो बोल रहा है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विद एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0725 न्यूटन मीटर। देखिएगा गाइज, न्यूटन मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसने सरफेस टेंशन हमको दे दी है। द प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, देखिएगा वाटर है, ठीक, द प्रेशर इनसाइड एट ए ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट है, इज टू बी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अब देखिएगा, हमें एक ड्रॉपलेट दी हुई है और वाटर है, एयर कॉन्टैक्ट है, और वाटर का जो प्रेशर है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर का जो प्रेशर है हमें वो निकालना है और डायमीटर निकालना है। ठीक है,
तो देखते हैं हमें गिवन डाटा में क्या क्या है। सरफेस टेंशन हमें दी हुई है 0.0725 न्यूटन पर मीटर दी हुई है, और प्रेशर हमें दिया हुआ है 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा इसको सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर को हमने कैसे कन्वर्ट किया, मान लो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर हमारे पास होता है 10⁻² मीटर, और यहाँ पर हम 10⁻² करेंगे, इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाता है 10⁴ मीटर, ये हमें मिलता है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमें ये मिलता है 0.02 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर हमको निकालना है। अब देखिएगा ड्रॉपलेट की बात की हुई है, तो हम गाइस जानते हैं कि ड्रॉपलेट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है सिग्मा इक्वल टू PD/4। देखिएगा ये हमने ड्रॉपलेट कराया था, ड्रॉपलेट का जो फॉर्मूला हमारे पास सरफेस टेंशन का है PD/4 है, उसकी यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर है। तो ड्रॉपलेट का फॉर्मूला हम रख देंगे, तो P की वैल्यू हमारे पास 0.02 इंटू 10⁴ है, और जो D है वो हमको निकालना है, वो अननोन है, तो D को हम एज इट इज रखेंगे, और अपॉन में क्या है 4 है, तो 0.0725 यहाँ पर आएगा, और सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे यहाँ से ये रखेंगे, यानी कि इसके जो इक्वल में है वो सरफेस टेंशन की वैल्यू होगी। तो यहाँ से ये वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट में आता क्या है, जो भी कैलकुलेशन हमारे पास होती है। तो यहाँ से अगर हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं, D को हम एक साइड में करते हैं, तो हमारे पास आता है 0.0725 इंटू 4 अपॉन में 0.02 इंटू 10⁴ आता है। अब गाइज हम क्या करेंगे, इसको कैल्सी से सॉल्व करेंगे, तो कैल्सी से सॉल्व करके हमारे पास आता है क्या, देखिए कैल्सी से हम सॉल्व करने वाले हैं, तो कैल्सी से ही वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलता है 0.0725 इंटू 4 आएगा, और अपॉन में हमारे पास आ जाता है 0.02 इंटू 10⁴ आता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मिल जाता है वो मिलता है 1.45 इंटू 10⁻³ देखेगा यही है 1.45 इंटू 10⁻³ और ये आता है हमारे पास मीटर में। अब जब हम इसको में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1 मीटर होता है वो 10⁻³ mm होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ mm। इसको हम करेंगे तो यहाँ से 10⁻³ mm जब होगा तो यहाँ पर हमें 10⁻³ दिखाई देता है, तो 10⁻³ से 10 प्लस का जो 3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा D इक्वल टू 1.45 mm, हमें ये आंसर मिल जाता है। तो ये क्या आएगा, ये आया हमारे पास जो डायमीटर है ड्रॉपलेट का, ये वो डायमीटर हमें मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन हमें निकालनी है इन ए सॉफ्ट बबल, और सॉफ्ट बबल की है गाइज, ये पॉइंट नोटिंग कर दीजिएगा कि सॉफ्ट बबल और सरफेस टेंशन, इससे हमें फॉर्मूले को रखने में आसानी होगी। और डायमीटर हमें दे रखा है 40 mm डायमीटर है। व्हेन द इनसाइड प्रेशर है वो है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो उसने प्रेशर दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर होता तो उसने सरफेस टेंशन दी होती है। ठीक है, अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिएगा हमें दिया हुआ क्या क्या है, एक तो डायमीटर दिया हुआ है वो 40 mm है, जब इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमने बताया था कि 40 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और जो प्रेशर हमें रखा है 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखिएगा इस ये mm में है, ये मीटर में दिया हुआ था, तो हमने इसको दोनों को एक ही सेम यूनिट में कर लिया। हमें यही करना होता है, वरना हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर गलत आ सकता है। अब सरफेस टेंशन फॉर सॉफ्ट बबल, देखिएगा सॉफ्ट बबल हमारे पास फॉर्मूला जो था हमने ये बताया था। देखिए सॉफ्ट बबल ही हमारे पास हॉलो बबल होता है। ठीक है, हॉलो बबल और सॉफ्ट बबल सेम कंडीशंस में होते हैं। अगर आपके पास में हॉलो बबल आए तो तब भी हमें PD/8 रखना है, और हमारे पास क्या है सॉफ्ट बबल, अगर सॉफ्ट बबल आता है तो तब भी हमें क्या करना है, ठीक है, तब भी हमें PD/8 ही रखना है। तो यह याद रखिएगा, सॉफ्ट बबल आता है तो तब भी हमें क्या रखना है, PD/8 रखना है। हॉलो बबल आता है तभी हमें PD/8 रखना है। तो सिग्मा इक्वल टू 2.5, ये हमारे पास P की वैल्यू है, और D की वैल्यू है 40 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास D की वैल्यू है, और अपॉन में आ गया 8। हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलसी से तो क्या आता है 2.5 इंटू 40 इंटू 10⁻³ ये, और डिवाइड बाई हम करते हैं 8 से, तो हमारे पास आता है 0.0125 न्यूटन मीटर। देखिए गाइस कितना आसान क्वेश्चन था, और बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम में आज आता है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम ये समझते हैं कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन होते हैं। बस हमें एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको
इन नोट्स से, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो गाइज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने जो फ्रेंड सर्कल्स हैं उनको बताइएगा किस तरीके से हम कोर्स को लेके चल रहे हैं और हम किस तरीके से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो गाइज़ ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। कैलकुलेट द कैपिलरिटी राइज इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5, ये 2.5 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2.5 इंटू 10⁻³ या हम बोल सकते हैं 2.5 mm, ठीक है। ये 2.5 mm है, इसको याद रखिएगा। डायमीटर दिया हुआ है। व्हेन इमर्ज्ड वर्टिकली इन ए वाटर और मर्करी, दोनों को दिया हुआ है। टेक सरफेस टेंशन इतनी दी हुई है 0.0725 न्यूटन पर मीटर फॉर वाटर एंड सरफेस टेंशन दी हुई है 0.52 न्यूटन पर मीटर फॉर मर्करी, ये मर्करी के लिए दी हुई है। इन कॉन्टैक्ट विद एयर के कॉन्टैक्ट में है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मर्करी इज गिवन एज, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी मर्करी की, और वाटर का जो एंगल हमारे पास है, एंगल कॉन्टैक्ट मर्करी और ग्लास के बीच में, मर्करी और ग्लास के बीच में जो एंगल है हमारे पास वो है 130। और याद रखिएगा गाइस, अगर हमें जो ग्लास के और वाटर के बीच में जो एंगल रखना है वो रखना है हमारे पास 0। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं गाइज कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं आपको ये करने के लिए दे रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और जो भी कमेंट बॉक्स में मुझे ये आंसर लिख के देंगे उनको मैं, उनका नाम जो है मैं यूट्यूब पर शेयर करूँगा, यूट्यूब पर उनका नाम शेयर करूँगा जो भी मुझे आंसर सही भेजेंगे, ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करके भी दिखाऊंगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइएगा। नहीं होता है तो गाइज बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करके बता दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है, कई बार ये रिपीट हो चुका है, और इसकी केवल वो डिजिटिंग वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको चेंज करता है, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी ईयर के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनमें जा कर के देखिएगा, जो ये क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो गाइज इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस को लाया हूँ। तो देखिए करते हैं इसे। ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ ए रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड ए प्लंजर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर। देखिएगा रैम 30 सेंटीमीटर डायमीटर है और जो प्लंजर है वो 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर, 4.5। फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 500 न्यूटन। ये कहना चाह रहा है कि एक रैम है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, एक प्लंजर है जिसका डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है, और हम प्लंजर पर एक फोर्स अप्लाइड करते हैं जो 500 न्यूटन का है। तो जो हाइड्रोलिक प्रेस है वो कितना वेट लिफ्ट कर सके, कितना वेट उठा सकती है। तो जो हमें गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। देखिएगा हमें जो डायमीटर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन होगा तो 0.3 मीटर आएगा। 4.5 सेंटीमीटर का हम मीटर में कन्वर्जन करेंगे तो 0.045 मीटर आएगा, ये प्लंजर का डायमीटर है, और 0.3 मीटर जो आया है ये रैम का डायमीटर है। अब हमें फोर्स भी दे रखा है, फोर्स हमें दे रखा है 500 न्यूटन, और हमें वेट लिफ्टेड निकालना है। देखिएगा सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रैम है उसका डायमीटर दिया हुआ है तो उसका हमें एरिया भी निकाल लें। तो एरिया होता है π/4 d स्क्वायर, क्योंकि जहाँ भी डायमीटर हो वहाँ पर π/4 d स्क्वायर एरिया होता है। तो π/4 क्योंकि सर्कुलर है, सर्किल का जो एरिया है वो π/4 d स्क्वायर होता है। तो d की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी 0.07068 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम प्लंजर का डायमीटर देखेंगे तो प्लंजर का डायमीटर में फॉर्मूला सेम लगेगा, और जो d की वैल्यू है वो रखी जाएगी 0.045 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है प्लंजर के डायमीटर की 0.00159 मीटर स्क्वायर। क्या मिलती है वैल्यू? 0.00159 मीटर स्क्वायर हमारे पास प्लंजर की एरिया की वैल्यू मिल जाती है। डायमीटर हमारे पास अलग अलग है, इसीलिए हमारे पास जो एरिया की वैल्यू है वो अलग अलग आई है। नेक्स्ट में हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर ड्यू टू प्लंजर। अब देखिएगा इस फिगर को समझ लीजिएगा, ये जो फिगर हमारे पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर
ये रैम बनी हुई हो और यहाँ से ये वाटर भरा हुआ है इसी में, और इधर की साइड जो है ये प्लंजर है। अब देखिएगा यहाँ से हम इसको फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से जो प्रेशर रिलीज होगा वो इस वाटर से होकर के इस रैम पर एक्ट करेगा। अब जब इस रैम पर एक्ट करेगा तो देखिएगा गाइज यहाँ पर वाटर है, और वाटर जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आता है। अगर हम यहाँ पे इस वाटर को इनकम्प्रेसिबल मान लें, ठीक है, तो जितना फोर्स ये रिलीज करेगा उतना ही फोर्स यहाँ पे आकर के एक्ट होता है। वो इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं तो इनकम्प्रेसिबल में कोई भी फोर्स की जो एनर्जी होगी वो कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगी। जितने फोर्स को हम यहाँ पर रिलीज करेंगे उतना ही फोर्स हमें यहाँ पर मिलता है। तो गाइज इसका एरिया ज़्यादा होने पर क्या होता है, जितनी ये हाइट डाउन होगा उतना ये हाइट अप नहीं होगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। तो देखिएगा क्या होता है, जो प्रेशर ड्यू टू प्लंजर है, देखिए हमें प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमें पता है F/A होती है। तो प्लंजर का निकाल रहे हैं तो फोर्स हमारे पास सेम होगा, लेकिन जो एरिया है वो हमारे पास अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया आया था 0.00159। इसको हम लिख लेते हैं कि इसमें जो प्रेशर होता है वो न्यूटन पर मीटर में आता है। रैम के लिए प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वेट अपॉन एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो वेट कर रहा है। देखिएगा फोर्स न्यूटन में होता है और वेट भी हमारे पास न्यूटन में होता है, तो फोर्स की जगह पर हम जो वेट है उसको हम रख सकते हैं। तो W/A आ जाएगा। एरिया क्या है, एरिया है रैम का एरिया क्या है 0.07068 मीटर स्क्वायर है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, हम देख रहे हैं कि पास्कल लॉ हमारे पास क्या था। पास्कल लॉ ये था कि किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर को देखें तो वो ऑल डायरेक्शंस में XY Z डायरेक्शन होती हैं उनमें सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। तो यही था, द प्रेशर इंटेंसिटी विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। देखिएगा ये फ्लूइड जो है वो स्टैटिक है, तो सभी डायरेक्शंस में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो इक्वल ट्रांसमिट होगी। तो जो हमारे पास प्लंजर का प्रेशर था वो हमारे पास कैलकुलेशन करने पर यह आया, और जो रैम का प्रेशर था वो ये था। तो यहाँ से हम W की वैल्यू निकालेंगे, तो W की वैल्यू हमारे पास आ रही है 22.226 किलो न्यूटन। गाइज इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छी तरीके से, आपके सामने वैल्यू है, कैलसी उठाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। W = 22.226 किलो न्यूटन आ जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर हाइट रिलेशनशिप, ठीक है, प्रेशर हाइट रिलेशनशिप। देखिएगा ये 2 नंबर में आता ही आता है, ठीक है, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रेशर हाइट रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं कि प्रेशर फोर्स, हम ये जानते हैं कि प्रेशर फोर्स जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया। देखो प्रेशर फोर्स हम बात कर रहे हैं, प्रेशर फोर्स जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है, और प्रेशर फोर्स को हम लिखते हैं कैपिटल F और P इंटू ए। F = P इंटू ए हो जाएगा प्रेशर एरिया, ये हो जाएगा प्रेशर, ये एरिया है, तो प्रेशर को P से लिखते हैं, एरिया को हम A से लिख रहे हैं। अब जब यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे तो F/A हो जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। गाइस याद रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू हमारे पास पास्कल में है तो उसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं, ये वैल्यू हम याद रखेंगे। अब कुछ नोटिंग पॉइंट है जो हम देखने वाले हैं कि 1 किलो पास्कल जो होता है वो 1000 न्यूटन पर मीटर होता है, और 1 बार, देखिएगा इस बार है, 1 बार इक्वल टू होता है 100 किलो पास्कल, या हम इसको 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। गाइस ये वैल्यू याद रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, अभी तक हमने पढ़ा कि प्रेशर को कैसे हम निकालते हैं, लेकिन प्रेशर को मेजर करेंगे वो किस तरीके से हम करते हैं। द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड में जो प्रेशर होता है इसको मेजर करते हैं। ये हमारे पास 2 डिवाइस हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है मैनोमीटर, दूसरा है हमारे पास मैकेनिकल गेज। तो मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज 2 ऐसे डिवाइस हैं जो हम फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मैनोमीटर हम पढ़ते हैं। मैनोमीटर क्या होता है कि इट इज़ डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड बाय ए बैलेंसिंग कॉलम ऑफ फ्लूइड बाय सेम और अदर या अनदर कॉलम ऑफ द फ्लूइड। देखिएगा ये जो डिवाइस है इसको हम यूज़ करते हैं प्रेशर नापने में, जो भी किसी एक पॉइंट पर फ्लूइड में, ठीक है, किसी एक फ्लूइड में कोई पॉइंट है उस पर हम प्रेशर मेजर करेंगे तो वो करेंगे मैनोमीटर के द्वारा। और बैलेंसिंग कॉलम ऑफ ए फ्लूइड, देखो फ्लूइड के बैलेंसिंग कॉलम होने चाहिए, उसमें हम करेंगे, आगे नेक्स्ट में मैं समझाता हूँ। या अनदर कॉलम ऑफ द फ्लूइड, जो दूसरा कॉलम है और जो फर्स्ट कॉलम है उन दोनों में अगर हमें प्रेशर मेजर करना हो तो वो हम करेंगे मैनोमीटर के द्वारा। अब इस मैनोमीटर को हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशंस है कुछ इसके जो हम देखने वाले हैं कि एक तो सिंपल मैनोमीटर में इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका डिफरेंशियल मैनोमीटर। एक सिंपल मैनोमीटर होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। सेकंड हम करते हैं कि मैकेनिकल गेज। मैकेनिकल गेज क्या होता है, इट इज़ डिवाइस यूज फॉर द
मेजरिंग द प्रेशर बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम बाय स्प्रिंग और डेड वेट। देखिएगा, जो मैकेनिकल गेज होता है, मैकेनिकल गेज हमारे पास होता है, एक डिवाइस है जिसको हम प्रेशर को मेज़र करने में यूज़ करते हैं बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम। देखो, फ्लूइड कॉलम जो हमारे पास होंगे उनको हम दोनों को बैलेंस करके मैकेनिकल गेज को यूज़ करते हैं, जिससे हमें फ्लूइड का प्रेशर मिल जाता है। फ्लूइड का प्रेशर हमें मिलता है तो हम इसको क्या कहते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट में प्रेशर गेज को हम डिफाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट है डायफ्राम, सेकेंड बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, थर्ड है डेड वेट प्रेशर गेज और फोर्थ है ब्लो गेज प्रेशर गेज। ठीक है। तो फर्स्ट है डायफ्राम प्रेशर गेज, सेकेंड है बर्डन ट्यूब, थर्ड डेड वेट और फोर्थ है ब्लो गेज। इसको गाइज याद रखिएगा, डेफिनेशन आ जाती है कि मैकेनिकल गेज क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, और इसको जो 2 पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर रहे हैं उनकी भी डेफिनेशन आ जाती है। तो इनकी डेफिनेशन हम आगे देखते हैं, आगे हमें इसकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको जो है शॉर्ट तरीके से जैसे भी आप नोट डाउन करना चाहते हो आप अपने हिसाब से देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपल मैनोमीटर। देखिएगा, सिंपल मैनोमीटर क्या होता है। इस सिंपल मैनोमीटर कंसिस्ट एक ग्लास ट्यूब। सिंपल मैनोमीटर एक ग्लास ट्यूब होता है, हैविंग वन ऑफ इट्स एंड कॉन्टैक्ट टू ए पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजरिंग एंड अदर एंड रिमेनिंग ओपन टू एटमॉस्फेयर। देखिएगा, सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है जिसका वन एंड जो है उस पॉइंट से कनेक्ट होता है जिस पॉइंट पर हम प्रेशर को मेजर करने वाले हैं, और दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है ओपन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ओपन होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें, देखिएगा जैसे पीजोमीटर है तो पीजोमीटर हम यहाँ पे देखेंगे तो पीजोमीटर का ये पॉइंट है और इसको हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं जैसे कि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये एक लिक्विड भरा हुआ है और इस पॉइंट पर हमको प्रेशर मेज़र करना है। तो हम क्या देखते हैं कि जो वन एंड होता है, वन एंड क्या है कि वन पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजरिंग, एक उस पॉइंट पर जो इसका वन एंड होगा वो कनेक्टेड होगा जहां पर हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, और दूसरा क्या होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में ओपन है। ठीक है, यही हमारे पास ये पीजोमीटर होता है। एक होता है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर को हम आगे देखने वाले हैं। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, बेसिकली ये ऐसा होता है कि यूट्यूब से क्या है कि यू शेप की एक ट्यूब होती है, उसमें हम प्रेशर को मेजर करते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसमें एक कॉलम होता है जिसमें सिंगल कॉलम को हम देखते हैं। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो भी है वो हम आगे देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या होता है, इट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर। देखिएगा गाइज, कभी कभी ये भी आता है कि पीजोमीटर कौन सा प्रेशर मेजर करता है, तो पीजोमीटर हमेशा गेज प्रेशर मेजर करता है। याद रखिएगा गाइज, गेज प्रेशर, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज फॉर द मेजरिंग गेज प्रेशर। ओके, one end of this manometer is connected to the point where pressure is to be measured and other end open to be atmosphere। देखिएगा, यही है बात है इसमें कि हमारे पास पॉइंट है, उसका हमें प्रेशर अगर मेजर करना है फ्लूइड के अंदर, तो उस पॉइंट पर हम इसको एक एंड से कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड हम इसको एटमॉस्फेयर में ओपन कर देंगे, तो हमें जो मिलता है वो प्रेशर, उस पॉइंट का प्रेशर जो है वो मिल जाता है। और उस प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P=ρg/s होता है, जिसकी यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यूट्यूब मैनोमीटर होता है। तो यूट्यूब मैनोमीटर में मैंने बताया था कि ये जो होता है यू टाइप का एक ग्लास ट्यूब होता है जिसको हम यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। देखिएगा, हमारा ये कोई पॉइंट है बी, इस पॉइंट पर हमें प्रेशर को मेजर करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब। देखिएगा, ये भी एक ग्लास ट्यूब को कंसिस्ट करता है। बेंड, वो क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। इन यू शेप में मुड़ी होती है, जिसका वन एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड अदर एंड रिमेनिंग ओपन द एटमॉस्फेयर। यही होता है कि अगर ये बी पॉइंट हमारे पास दिया गया है और ये यूट्यूब मैनोमीटर है, ये यानी कि हम इसको यू शेप में बनाने वाले हैं। यूट्यूब मैनोमीटर है और इसमें क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये सेकेंडरी फ्लूइड हमारा आ जाता है। यहाँ से प्राइमरी फ्लूइड है जिसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, ρ1। ये सेकेंडरी है जिसकी डेंसिटी हमारे पास है ρ2। और इस बी पॉइंट से जहाँ से हमें प्रेशर को मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है h1। और देखिए गाइज, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इस
लेवल को और इस लेवल को हम कट कर देते हैं। और कट क्यों करते हैं ये मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा, जो डेरिवेशन है इसका उसमें बताऊंगा क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिएगा, जो डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन करने वाले हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जहाँ तक ये फ्लूइड भरा हुआ है तो ये सेकेंडरी फ्लूइड है, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी H2, ये होता है। और गाइज ये ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब मैनोमीटर जो अभी हमने देखा वो होता है गेज प्रेशर के लिए। गाइज याद रखिएगा, गेज प्रेशर के लिए होता है, गेज प्रेशर नापने के लिए हम इस यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करेंगे। और एक होता है हमारे पास जिससे हम क्या करते हैं, वैक्यूम प्रेशर को मेजर करते हैं। वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने के लिए जो भी हमारे पास सेकेंडरी फ्लूइड होगा उसका जो लेवल होगा वो यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, वो इधर की साइड हमको दिखाई देगा। तो देखिएगा ये हमारे पास कोई भी एक प्राइमरी लिक्विड है तो हमारे पास रो1 आ जाएगा। यहाँ से हमें सेकेंडरी लिक्विड मिलता है, सेकेंडरी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हमारे पास रो2 है, तो यहाँ से यहाँ तक H1 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा, जो ये इक्विलिब्रियम जो लेवल आता है वहाँ से वहाँ तक हमारे पास H2 हो जाएगा। तो गाइज इस मैनोमीटर का हम यूज़ करते हैं वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करने के लिए, और ये वाला जो मैनोमीटर है इसको हम यूज़ करते हैं गेज प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो इस फिगर को अगर हम क्लियर तरीके से देखना चाहते हैं तो क्लियर तरीके से हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखिएगा ये हमारे पास दोनों फिगर बने हुए हैं, ये फिगर हमारे पास गेज प्रेशर के लिए है और ये फिगर जो है हमारे पास वैक्यूम प्रेशर के लिए है। तो ये दोनों ही हमारा यूट्यूब मैनोमीटर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं गेज प्रेशर के लिए इसको हम किस तरीके से न्यूमेरिकल इसका कर सकते हैं, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रेशर है उसको मेज़र करना हो, उसको कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। तो जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर को मेज़र करना है और यूट्यूब मैनोमीटर के एक साइड से हम चलेंगे तो सबसे एंड पर ये पॉइंट आता है, तो हम लिख लेते हैं PB। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। अब देखिएगा यहाँ से इस लेवल पर आते हैं, तो अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ चलने पर हम लेंगे प्लस, तो प्लस में फर्स्ट लिक्विड कहाँ तक है, यहाँ तक भरा हुआ है, इसकी जो हाइट है वो H1 है और जो डेंसिटी है वो रो1 है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो प्रेशर होता है हम प्रेशर को ही मेज़र करते चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इस यूट्यूब का प्रेशर मेज़र हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये है गेज प्रेशर, ये गेज प्रेशर वाला है, इसको हम देखने वाले हैं। तो PB हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो P क्या होता है, ρGH होता है, ρGH। तो ρGH की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो रो1 हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी लिक्विड है, सेकंड हो जाएगा H1 और ये क्या है, G है। इसके बाद प्लस, देखिएगा गाइस इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। और मैंने बताया था, मैं कह रहा था कि आपसे कि हम इसको कैसे छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, हम इसको ये देखना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस लेवल को अगर हम लें, मान लो यहाँ पर रो3H3 है। अब देखिएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रो3H3 है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये सेम लेवल है। तो हमने कहा कि अगर हम नीचे को चलेंगे तो उसको प्लस लेंगे, ऊपर को चलेंगे हम माइनस लेंगे। देखिएगा अगर हम इसको लिखें तो प्लस में रो3GH3 आएगा। अब हम जब ऊपर को चलेंगे तो माइनस के रो3GH3 आएगा, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस है, सेम लिक्विड है, इसीलिए आएगा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसीलिए इसको यहाँ से यहाँ तक लेवल खींचते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको हम छोड़ने के बाद हमारे पास क्या आता है, PB प्लस रो1GH1। यहाँ से हम अब देखिएगा ये लेवल है, लेवल से ऊपर को लेंगे तो ऊपर को हमारे पास आ जाता है माइनस, ये आता है रो2GH2। अब रो2GH2 हमारे पास आ जाता है, तो इसको हम किस तरीके से देखने वाले हैं, इक्वल टू में 0। तो PB इक्वल टू रो2GH2 और माइनस में रो1GH1। यहाँ से हम G कॉमन लेंगे तो रो2H2 माइनस रो1H1, ये हमारे पास प्रेशर निकल करके आएगा। ये कौन सा प्रेशर है गाइस, गेज प्रेशर, याद रखिएगा ये गेज प्रेशर है। नेक्स्ट में वैक्यूम प्रेशर को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैक्यूम प्रेशर को देखेंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे तो PB हो जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक ये प्राइमरी लिक्विड है तो ये हो जाएगा रो1GH1। यहाँ से ये भी हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो तब भी हमारे पास प्लस आएगा, रो2GH2 आने वाला है। अब देखिएगा ये लेवल हमारे पास सेम आया था, यहाँ तक हम इसको छोड़ देते हैं, कैंसिल आउट होगा ही होगा, ऊपर कुछ भी नहीं है तो बराबर में 0 रख देंगे। तो PB इक्वल टू जाता है वो माइनस में रो1, यानी कि G हम कॉमन ले लें, रो1H1 और प्लस में रो2H2 हमारे पास मिल जाता है। ये है गाइस वैक्यूम, ये वैक्यूम प्रेशर है।
ठीक है गाइज। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो गाइज कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के हमारे क्या क्या टॉपिक हमें जो मिलता है, नेक्स्ट टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो हमें देखिए क्या क्या मिलता है। और इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में किए जाएंगे। और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल दिया है उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। अगर नहीं होता है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।